गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 12वीं का भूगोल विषय का अध्याय 5 जो कर रहे थे उसका लास्ट लेक्चर करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कृषि प्रणाली है वो 7 तक कर ली थी। आज हम लास्ट जो कृषि प्रणालियाँ बचे वो करेंगे। पहले करेंगे हम सहकारी कृषि, उसके बाद करेंगे सामूहिक कृषि। तो देखिए सहकारी कृषि क्या है, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर जिसको बोला जाता है, कोऑपरेटिव सहयोग देकर। अब कैसे याद रखेंगे आप इसको, जिसमें सहयोग दिया जाता है सहकारी कृषि इसको कहा जाता है। इस कृषि में अनेक किसान मिलकर सहकारी समिति बनाते हैं। वह अपनी इच्छा से अपनी कृषि भूमि को एकत्र करके मिलजुल कर खेती करते हैं। यानी कि क्या करते हैं, इसमें अकेला किसान कोई कृषि नहीं करता है, वो सारे अपनी भूमि को क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और उसमें सब मिलजुल कर इकट्ठी भूमि पर कृषि करते हैं। सहकारी संस्था कृषकों को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करती है और इस सहायता से वे कृषि कार्य की चीजें खरीद सकते हैं और कृषि उत्पाद को उचित मूल्य पर बेचने एवं सस्ती दरों पर प्रसंस्कृत साधनों को जुटा सकते हैं। कि क्या क्या, जैसे कि खेत में जैसे कि जो भी चीजें उनको चाहिए हैं, मशीनें चाहिए हैं या फिर उनको खाद चाहिए, उर्वरक चाहिए और जो बीज डालते हैं वो चाहिए, तो वो सारा का सारा किससे खरीदते हैं, जो पैसा उनको यहाँ से मिलता है, जो सहायता उनको यहाँ से मिलती है उससे वो जुटा सकते हैं। इस कृषि में जोत का आकार बड़ा हो जाता है जिसके कारण मशीनीकरण संभव है। अब अकेले किसान के पास तो इतनी भूमि नहीं हो सकती, लेकिन मान लो 10 से 15 किसान अगर मिलकर अपने खेत इकट्ठे कर ले तो क्या हो जाएगा, खेत का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और उसमें क्या हो सकता है, मशीनों का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। छोटे खेतों में जो संभव नहीं है तो जोतों का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जिससे काफी ज्यादा प्रॉफिट उनको होगा। इसके बाद देखिए कि क्षेत्र इसका कौन कौन सा, कहाँ पर ये कृषि की जाती है। इस कृषि की शुरुआत 1 शताब्दी पूर्व हुई थी और यह कृषि मुख्यतः डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम और स्वीडन एवं इटली में की जाती है। ये सभी के सभी देश पश्चिमी यूरोप के हैं जहां पर ये कृषि की जाती है और लगभग 1 शताब्दी पूर्व ये कृषि शुरू हुई थी। जब सबसे अधिक जो सफलता है इसमें वो मिली है डेनमार्क को, क्योंकि यहाँ का जो हर एक किसान है वो क्या है, सहकारी समिति का सदस्य है। एक बार आप अगर मैप में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि ये क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो नॉर्वे, स्वीडन, नॉर्वे का जिक्र जैसे पहले क्या, उसी के पास ये देश है स्वीडन यूरोप के अंदर। इसके बाद ये इधर जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे देश, ये डेनमार्क है, इसके बाद उसके नीचे नीदरलैंड है, फिर बेल्जियम है और नीचे जाएंगे भूमध्य सागर में तो इटली। इन 5 देशों में कृषि की गई थी, लेकिन डेनमार्क जो देश है वो सबसे ज्यादा सफल रहा इस कृषि में, क्योंकि वहां पर हर एक किसान ने इस कृषि को अपनाया। वहां पर किसानों ने मिलकर सहकारी समितियां बनाई। तो ये थे प्रमुख क्षेत्र इसके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है सामूहिक कृषि, कलेक्टिव। अब समूह बना के करते हैं, सहकारी और सामूहिक, आपको अलग अलग ध्यान रखना है। कुछ चीजें आपको कॉमन में लगेंगी। कलेक्ट करना यानी कि इकट्ठा करना किसी चीज को। इस प्रकार की कृषि का आधारभूत सिद्धांत होता है किसी उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित है। इसमें क्या है, समाज जो है वो इकट्ठा हो जाता है, समूह बना लेता, सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। कृषि का यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था। पूर्व सोवियत संघ रूस का इसका एक प्रमुख सदस्य, जैसे आपको पता है 15 सदस्य देश इसके जैसे रहे हैं, जहां कृषि की दशा सुधारने, उत्पादन में वृद्धि, आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए सामूहिक कृषि प्रारंभ की गई थी। क्यों की गई थी, और ताकि किसानों की स्थिति को सुधारा जा सके, उत्पादन को बढ़ाया जा सके। इस कृषि में कोल खोज मॉडल का प्रयोग किया गया था। जो मॉडल अप्लाई हुआ था कौन सा था, कोल खोज मॉडल। आपको एक छोटा प्रश्न भी जैसे आता है। इस कृषि में कृषक अपने संसाधन जैसे भूमि, पशुधन एवं श्रम को मिलाकर कृषि कार्य करते हैं। ये किसान अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा भाग अपने अधिकार में भी रखते हैं। यानी कि ज्यादा भूमि तो किस में रहेगी, समूह में जो इकट्ठी कर लेते हैं ना एक समाज के कल्याण के लिए उसमें, लेकिन कुछ भाग रख लेते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी। इसमें मुख्यतः सोवियत संघ के 15 सदस्य देश जिनमें यह कृषि की गई थी। अगर आप मैप में देखना चाहें तो इनको देख सकते हैं। बाकी सोवियत संघ का जैसे अब विघटन हो गया था, लेकिन सोवियत संघ जब 15 देशों के सदस्य के सदस्य रहे थे उस समय पर यह कृषि की गई थी। तो रूस तो सबसे बड़ा है ही एशिया महाद्वीप में। इधर के जितने भी ये हैं मुस्लिम राष्ट्र, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है और किर्गिस्तान है, इन सब में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़ दीजिए, बाकी सारे ये जो हैं इन देशों में की गई थी। और इधर जो आप ये डार्क कलर में देख रहे हैं, लिथुआनिया है, लातविया है, इन सभी देशों में, यूक्रेन है, ये कृषि की गई थी। जो 15 सदस्य देश थे सोवियत संघ के, इन देशों में कृषि की गई थी। इसके बाद देखिए जो अगला हमारा टॉपिक है, मानव की जो आर्थिक क्रिया वो है खनन। लास्ट टॉपिक ये इस लेसन का है। जैसे हमने कृषि कर लिया है, पशुपालन कर लिया है और आखेट और संग्रहण जो सबसे प्राचीन क्रियाएं थी, मानव की आर्थिक क्रियाएं थी, वो कर ली हमने। लास्ट का टॉपिक आज हमारा है खनन।
यानी कि माइनिंग। पृथ्वी की सतह से अथवा भूगर्भ से चट्टानी पदार्थों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए हटाना या खोदना खनन कहलाता है। या सीधे शब्दों में कहें कि भूमि को खोदकर खनिज निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। मानव विकास के इतिहास में खनिजों की खोज की कई अवस्थाएं देखी जा सकती हैं, जैसे ताम्र युग है, कांस्य युग है, लोह युग और वर्तमान में इस्पात युग। यानी कि जिस जिस प्रकार के खनिज मिलते गए ना, उसी प्रकार के युग बनते चले गए। तांबा जब खोजा तो उसको ताम्र युग कह दिया, कांसे की जब खोज की गई तो उसको कांस्य युग कह दिया, लोहे की जब खोज की तो उसको लोह युग कह दिया। और आज का युग क्या है? लोहे से अब इस्पात बनने लगा तो आज के युग को क्या कहते हैं? इस्पात युग जैसे हम कहते हैं। तो युगों के नाम भी किसके ऊपर रखे हैं? खनिजों के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि इन खनिजों का हमारे लिए कितना ज्यादा महत्व है। और प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग औजार बनाने, बर्तन बनाने, हथियार बनाने तक ही सीमित था, लेकिन औद्योगिक क्रांति के पश्चात इनका विकास अधिक होता है। अब आप अपने आसपास भी देख सकते हैं कि हम कितने ज्यादा खनिजों का इस्तेमाल करते हैं सुबह से शाम तक अपनी दैनिक दिनचर्या में। तो इनका विकास कब हुआ? औद्योगिक क्रांति के बाद इनका विकास और इनका महत्व भी हमारे लिए बढ़ गया। इसके बाद देखिए कि खनन कार्य है वो हर जगह पर नहीं किया जाता, उसको कुछ कारक प्रभावित करते हैं। वो कारक देखिए कौन से हैं। केवल खनिजों के भंडार ही खनन कार्य को आरंभ करने के लिए काफी नहीं होते। अब ये नहीं है कि कहीं पर खनिज और हमने सीधा जाकर वहाँ खनिज खोद निकालना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। इसे अनेक प्रकार की भौतिक और आर्थिक दशाएं भी प्रभावित करती हैं। पहले भौतिक कारक देखते हैं क्योंकि प्रकृति से रिलेटेड है, तो पहले तो भौतिक कारक मेन है, उसके बाद मानव के आर्थिक कारक हैं वो आएंगे। तो देखिए भौतिक कारक, इसमें खनिजों के निक्षेपों का आकार या मात्रा, यानी कि पहले ये देखना पड़ता है कि जो खनिज हैं वो कितनी मात्रा में वहां पर मिलेंगे। धरातल के नीचे खनिजों की गहराई कितनी है। अब गहराई क्यों देख रहे हैं हम? क्योंकि उनको खोद कर निकालने में तो खर्च आएगा ना, तो खर्च इतना ज्यादा ना हो कि हम उत्पादन तो करें कम और हमारा खर्च ज्यादा आए, तो इसलिए उनकी गहराई भी देखेंगे। खनिज अयस्कों में धातु की मात्रा कितनी, इसे निक्षेपों की गुणवत्ता कहा जाता है। अब खनिज तो आपको पता है कि बहुत सारे वहां पर भंडार हैं, लेकिन उनमें अशुद्धियां ज्यादा है। ऐसा क्या होता है कि जो खनिजों में अशुद्धियां होती है, अब कोई भी खनिज हमें शुद्ध रूप में नहीं मिलता, उसको हमें निकाल के साफ करना पड़ता है। और मुख्य रूप से तो लो एसिड जो है वो, तो इसीलिए उनमें धातु की मात्रा का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है, ताकि हमें उससे प्रॉफिट ज्यादा, उनकी गुणवत्ता इसको कहा जाता है। जैसे अगला बात करते हैं आर्थिक कारक की, खनिजों की मांग कितनी है। अब जैसे कि खनिज निकाल रहे हैं हम, तो डिमांड जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा खनिजों का क्या होगा? दोहन होगा, उनको निकाला जाएगा। दूसरा, खनन कार्य के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान और प्रौद्योगिकी, खदान को विकसित करने के लिए पूंजी, ये सारी चीजें और चाहिए। तकनीकी ज्ञान नहीं है, प्रौद्योगिकी नहीं है, तब भी हम खनिज नहीं निकाल पाएंगे अच्छे प्रकार से। और उसके लिए पैसा तो सबसे जरूरी है, पैसा तो हमारे पास होना ही चाहिए। तो ये आर्थिक कारक है और ये भौतिक कारक है। ये दोनों कारक प्रभावित करते हैं खनन के कार्य को, इनके ऊपर जुड़ा, इनसे जुड़ा होता है खनन का जो कार्य है वो। इसके बाद देखिए खनन की विधियां। खनिज अयस्कों की उपस्थिति प्रकृति के आधार पर खनन दो प्रकार का होता है। अब जो खनन करने की जो तरीके हैं वो भी क्या है? दो प्रकार के हैं। तो पहला तरीका है धरातलीय खनन और दूसरा तरीका है भूमिगत खनन। पहले धरातलीय खनन देखें आप। धरातलीय खनन को विवर्त खनन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विवर्त खनन। इसे स्थायी खनन भी कहते हैं। स्थायी क्योंकि धरातल में कम गहराई या फिर धरातल के ऊपर ही जो खनिज पाए जाते हैं ना, उनको निकालने की विधि है। यह विधि सस्ती है क्योंकि इसमें सुरक्षात्मक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। अब इतनी गहराई में तो जाना नहीं है और भूपर पट्टी के ऊपर ही, जैसे धरातल के ऊपर ही खनिज मिल जाते हैं, तो इसमें खर्च भी कम आता है और ये सुरक्षात्मक भी, जैसे ये खनन होता है, इसमें खनिजों का उत्पादन जल्दी होता है और अधिक होता है। अब बहुत ही जल्दी ये काम हो जाता है और ज्यादा भी हम निकाल पाते हैं खनिज। वर्तमान में सभी खानों के लगभग 90% में तथा धातु खनिजों की तो 99% खानों में स्थायी खनन किया जाता है। अब देख लें कि ज्यादातर जो हम करते हैं वो कौन सा खनन करते हैं? स्थायी खनन ही करते हैं। इसके बाद देखिए भूमिगत खनन कौन सा है? फिर कूप की खनन। कूप की मतलब कुआं, जो काफी गहराई में जाके जैसे जो खनिज निकाले जाए। जब ऐसे धरातल के नीचे गहराई में होता है तब भूमिगत तथा कूप की खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में लंबवत कूपक गहराई तक स्थित है, जहां से भूमिगत गलियारों को जोड़ा जाता है। अब धरती के नीचे क्या बनाते हैं? गैलरी, जिसको आप कहते हैं ना, गलियारे जैसे बना दिए जाते हैं। खदान में कार्य करने वाले श्रमिकों तथा निकाले जाने वाले खनिजों के सुरक्षित और प्रभावी आवागमन के लिए लिफ्ट वेदन, माल ढोने वाली गाड़ियां तथा वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता होती है। अब इतनी गहराई में जाएंगे तो जो श्रमिक है उनको जाने के लिए क्या चाहिएगा? लिफ्ट चाहिए। जैसे जो सामान निकाला, जो खनिज निकाले, उनको लाने के लिए भी क्या चाहिए? मालगाड़ियां चाहिए। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, इतनी गहराई में ऑक्सीजन की जो है वो कमी हो जाती है, तो वायु संचार के साधन भी
आवश्यक होते हैं, तो इन्हीं की भी सुविधा वहाँ पर की जाती है। तो आप देख लें कि कितनी चीज़ें लगानी पड़ती है, तो काफ़ी खर्च इसके अंदर आता होगा और रिस्की भी है। खनन का यह तरीका जोखिम भरा है क्योंकि जहरीली गैसें, आग व बाढ़ के कारण दुर्घटनाएं होने का भय बना रहता है। इतनी गहराई में क्या होता है, कभी भी अगर कोई दुर्घटना होगी तो काफ़ी ज़्यादा उससे जनधन की हानि होने का खतरा रहता है। तो ये एक खर्चीली प्रणाली है और इसका प्रयोग अब भी बहुत कम किया जाता है। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश खनन कार्य से पीछे हट रहे हैं क्योंकि श्रमिक लागत इसमें अधिक आने लगी है, जबकि विकासशील देशों में श्रमिक अधिक होने के कारण खनन कार्य को महत्व अधिक दे रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो विकसित देश है उनमें क्या है कि श्रमिक कम है और जो खनन करते हैं ना उसके अंदर क्या है, खर्चा तो आता है ज़्यादा और उत्पादन क्या होता है, कम। लेकिन विकासशील देशों में श्रमिकों की कोई कमी नहीं है, इसलिए खनन का जो कार्य है वो विकासशील देशों में ज़्यादा बढ़ रहा है। एशिया, अफ्रीका के कई देश व दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों में आय का 50% खनन कार्य से प्राप्त होता है, यानी कि 50% जो आमदनी वहाँ के लोगों की होती है वो किससे होती है, खनन से ही होती है। देश की आमदनी खनन से होती है। तो आप देख चुके होंगे कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर खनन का कार्य है। इसके बाद देखिए आज का आपका होमवर्क, सहकारी कृषि सबसे अधिक सफलता किस देश में मिली? तो वो कौन सा देश था? डेनमार्क में मिली थी। 5 देश जैसे मुख्य इसके हमने करे, लेकिन सबसे ज़्यादा सफलता इसको मिली थी डेनमार्क में। कोल खोज मॉडल का प्रयोग कौन सी कृषि प्रणाली में किया जाता है? तो वो है सामूहिक खनन। किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन मैंने आपको शुरू में दी थी, आप वहाँ से करें। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, खनन की विधियाँ कौन सी हैं? तो ये आज आपका होमवर्क रहेगा और ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको अच्छे से आप फेयर नोटबुक में उतारें, इसको अच्छे से याद करें। थैंक यू।